नमस्कार दोस्तों। आज लाइब्रेरी साइंस का ये 8वां चैप्टर है सीसी। और सीसी में ये जो अगला टॉपिक है वो है सीसी में विषय निर्माण के चरण। क्या है? सीसी में विषय निर्माण के चरण। ठीक है, सीसी में विषय निर्माण के कोई भी विषय है तो उस विषय निर्माण के चरण है कि हम किस किस प्रकार से एक विषय का निर्माण कर सकते हैं। तो कितने चरण होते हैं इसके, है ना? तो कोई भी यदि हम विषय का निर्माण कर रहे हैं तो उसके कितने चरण होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। जो चरण होते हैं आपके वो होते हैं भाई साहब 0 से लेकर के 8 तक। कितने? 0 से लेके 8 तक ये आपके चरण होते हैं। ठीक है, चलो देखो टोटल जो होते हैं ये 9 चरण होते हैं। याद रख लेना, कितने चरण? 9 चरण। अच्छा, मैं पहले चरण के यदि मैं बात कर लेता हूँ 0 की। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम रोटाइटर के नाम से जानते हैं। रोटाइटर, फटाफट देख लो, ज़्यादा चीज़ें आपको इसमें करनी नहीं है कुछ ज़्यादा। स्टेप 1 जो होता है इसका मतलब क्या होता है? इसको एक्सपेंसिव टर्म्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है? एक्सपेंसिव टर्म। एक्सपेंसिव एक टर्म है, उसके नाम से बोला जाता है। इसका जो तीसरा चरण है, ठीक है ना, इसको क्या बोला जाता है? इसको टाइटल एंड कर्नल टर्म के नाम से जो बोलते हैं। टाइटल एंड कर्नल टर्म्स बोलते हैं। और जो इसका चौथा चरण होता है भाई साहब, इसका मतलब क्या होता है? इसका एनालाइजेड टाइटल बोलते हैं इसको। एनालाइजेड एक कुछ टाइटल है, इसका बोला जाता है। और इसका जो 5वां चरण है भाई साहब, वो कौन सा है? टाइटल एंड ट्रांसफॉर्मेड टाइटल। क्या है? ट्रांसफॉर्मेड टाइटल। ट्रांसफॉर्मेड एक टाइटल है, वो है। ठीक है, इसका जो 6वां टाइटल है या 6वां जो चरण है उसका नाम क्या है भाई साहब? उसका नाम टाइटल एंड स्टैंडर्ड टर्म है। क्या है? टाइटल एंड स्टैंडर्ड एक टर्म है। इसका जो 7वां चरण है भाई साहब, 7वां चरण, उसका नाम क्या है? 7वें चरण का क्लास नंबर है। 7वें चरण का नाम है भाई साहब टाइटल एंड फोकल नंबर। क्या है भाई साहब? टाइटल इन ए फोकल नंबर है। और इसके जो 8वें चरण का जो नाम है भाई साहब, वो क्या है? 8वें चरण का नाम क्लास नंबर है। क्या है भाई साहब? एक क्लास नंबर है। ठीक है, ये याद करने हैं आपको। और जो 9वां चरण है आपका भाई साहब, जो 9वां चरण है आपका, इसका नाम क्या है? इसका नाम है वेरिफिकेशन। क्या है भाई साहब? एक वेरिफिकेशन है। तो इस प्रकार से ये इसके 9 स्टेप थे। देखो स्टेप कितने थे? 9। ठीक है, 9 तो चरण थे या स्टेप बोलते हैं। तो ये इस प्रकार से 9 चरण होते हैं। पहले चरण को क्या बोलते हैं? रोटाइटल। दूसरे चरण को एक्सपेंसिव बोलते हैं। तीसरे को हम टाइटल एंड फोकल बोलते हैं। चौथे को हम एनालिटिकल टाइटल। 5वें को हम ट्रांसफॉर्मर टाइटल। 6वें को हम टाइटल एंड फोकल नंबर। और 7वें को हम टाइटल एंड फोकल नंबर। 8वें को क्लास नंबर। और 9वें को वेरिफिकेशन कोड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ से ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है कि सीसी में जो विषय निर्माण का जो पहला जो चरण है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम 0 भी हो सकता है और रोड टाइटल भी हो सकता है। याद रख लेना, जो पहला चरण का नाम 0 भी हो सकता है, 0 भी पूछ सकता है वो, और रोड टाइटल भी पूछ सकता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे तीसरा चरण है तो इसका नाम क्या होता है? टाइटल एंड कर्नल। ठीक है, टर्म्स होती है और इसका नाम टाइटल एंड कर्नल से होता है। लेकिन इसकी संख्या यदि पूछेगी कि तीसरे चरण की संख्या कौन सी होती है, तो 2 संख्या कौन सी होती है? 2 संख्या होती है, ये याद रख लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रख लेना। अच्छा, इन चरणों को किसी प्रकार से बांटा भी गया है।
जैसे मान के चलो, देखो इन चरणों को किसी किसी प्रकार से बांटा गया। जैसे मैं मान के चलूँ 0 से जो 4 चरण है, ठीक है, 0 से 4 चरण, इसको हम आइडिया प्लान, ठीक है। पांचवा चरण वर्बल प्लान, पांचवा चरण एक वर्बल प्लान, और इसका जो छठवां और सातवां जो चरण है वो नेशनल प्लान से संबंधित है। छठवां और सातवां है वो एक नेशनल प्लान से संबंधित है, ठीक है। तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है कभी कभी कि 0 से लेके 4 तक कौन सा प्लान है, आइडिया। पांचवा चरण किसके नाम से जाना जाता है, वर्बल प्लान के नाम से, और छठवां और सातवां किसके नाम से, एक नेशनल प्लान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला देखो, कॉलन क्लासिफिकेशन के पुनः मुद्रित 6वें संस्करण का हम विभाजन किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। कॉलन क्लासिफिकेशन, अच्छा ये जो कॉलन क्लासिफिकेशन का इसका जो रिप्रेजेंट है ना, रिप्रेंट जो भी रिप्रिंट 1963 में आया था, इसका हम विभाजन किस प्रकार से कर सकते हैं, ये याद रखना है। इसका हम विभाजन किस प्रकार से कर सकते हैं ये देखो, ठीक है। ये टॉपिक है अगला आपका। तो देखो इससे के पहले तो इसको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, याद रख लेना। इसके 3 भागों में इसको हम विभाजित कर सकते हैं। और इसके जो 3 भाग हैं वो कौन कौन से हैं भाई साहब। भाग फर्स्ट में क्या है, ये देखो भाग फर्स्ट में क्या है, देख लो एक बार। रूल्स है, नियम है ना, रूल्स है, नियम है। और इसमें पृष्ठ संख्या भी पृष्ठ संख्या पूछ लेता है कभी कभी, 1.1 से लेके 1.124, ठीक है। अच्छा भाग सेकंड में क्या है भाई साहब, इसके भाग सेकंड में शेड्यूल्स, अनुसूचियां, पृष्ठ संख्या। इसकी जो पृष्ठ संख्या है कौन सी है भाई साहब, 2.1 से लेके 2.13, ठीक है। भाग संख्या, अच्छा इसमें एक और है, ये तो अनुसूचियां पृष्ठ संख्या, याद रखना ये क्या है, अनुसूचियां पृष्ठ संख्या है। और एक इसमें अनुक्रमण का पृष्ठ संख्या, अनुक्रमण का एक पृष्ठ संख्या है, वो कितनी है 2.125 से लेकर के 2.172, ठीक है। ये याद रखनी है आपको। तो शेड्यूल में यदि अनुसूचियों की पृष्ठ संख्या पूछे तो ये है, यदि अनुक्रमण का की पृष्ठ संख्या पूछे भाग सेकंड में तो 2.125 से लेकर 2.172 है, ठीक है। अच्छा भाग थर्ड में क्या है भाई साहब, देखो भाग थर्ड की यदि मैं बात कर लेता हूँ तो इसमें देखो भाग थर्ड में क्या है, भाग थर्ड में क्लासिक एंड सीक्रेट बुक्स है, क्लासिक्स एंड सीक्रेट बुक्स, ठीक है। ये तो ये भाग फर्स्ट, भाग सेकंड और भाग थर्ड में ये जो सीसी का 6वां संस्करण था रेफरेंट, उसमें ये 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 3 प्रकार हैं इसके, ठीक है, याद रख लेना। अगला देखो, अब देखो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, सीसी के 6वें संस्करण के रीप्रिंट में इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है वो देख लो एक बार फटाफट। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें पृष्ठों की संख्या का आकलन एवं व्यवस्थापन अन्य सामान्य ग्रंथों की अपेक्षा भिन्न है। यदि हम पृष्ठों की संख्या का आकलन करेंगे और उनका व्यवस्थापन करेंगे तो सामान्य ग्रंथों की अपेक्षा इनका भिन्न है, ठीक है। पृष्ठों की संख्या का आकलन और व्यवस्थापन तो अन्य सामान्य ग्रंथों से क्या है कि अपेक्षा भिन्न है, ठीक है। यदि हम बता दें कि यहाँ जो भी
इनकी जो पृष्ठों की संख्या है, ठीक है, और इनका व्यवस्थापन है, क्या है, इनका व्यवस्थापन है, वो अन्य ग्रंथों की अपेक्षा क्या है, भिन्न है। क्या है, अन्य ग्रंथों की अपेक्षा क्या है, भिन्न है। ठीक है, अगला इसमें क्या है, अगला और क्या है इसमें, छठवें संस्करण में देखो, पृष्ठों की संख्या पृष्ठों के ऊपरी भाग में लिखी हुई न होकर, याद रख लेना, पृष्ठों की जो संख्या होती है वो ऊपरी भाग में लिखी हुई ना होकर के पृष्ठों के निचले भाग पर, याद रख लेना। देखो यहाँ से एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता रहा हूँ। अब देखो फटाफट देखो थोड़ा, इसमें जो पृष्ठों की संख्या होती है भाई साहब, वो पृष्ठों के ऊपरी भाग में ना लिख करके पृष्ठों के निचले भाग में एक दाहिनी तरफ लिखी हुई होती है। ये पृष्ठों की संख्या लिखी हुई होती है इसमें। ठीक है, सीसी के छठे संस्करण में, ये सीसी का छठवां प्रीप्रिंट संस्करण है। तो इसमें पृष्ठों की संख्या कहाँ लिखी हुई होती है भाई साहब, नीचे निचले पृष्ठ में दाहिनी तरफ लिखी हुई होती है। और देखो पृष्ठों की संख्या क्रम के अनुसार 1 2 3 ना होकर के, पृष्ठों की संख्या मतलब एक क्रम के रूप में ना होकर के, ये पृष्ठों की जो संख्या है ना, ये क्रम के रूप में ना होकर के एक किसके रूप में होती है, 1.1 1.2 1.3 1.4 ऐसे होती है। ठीक है, चलो, जिसमें दशमलव के पहले के अंक पुस्तक के बाद, दशमलव देखो, ये दशमलव है, इसमें पहले के जो अंक होंगे, कोई भी अंक है, इससे पहले जो अंक होंगे वो पुस्तक का भाग, ये पुस्तक का भाग दर्शाएंगे। ठीक है, दशमलव से पहले के अंक। अच्छा, दशमलव के बाद के अंक जो होंगे वो पृष्ठों के क्रम को प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद के जो होंगे ये पृष्ठों के क्रम को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ये ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 1.1, तो ये क्या बतला रहा है, ये पुस्तक का भाग बतला रहा है कि पुस्तक का भाग फर्स्ट है, और ये पृष्ठों की संख्या बतला रहा है, क्रम बतला रहा है कि इसका जो क्रम है वो 1 है। ठीक है, 1.2 ये पुस्तक का भाग है, ये इसका क्रम है। ठीक है, ध्यान रख लेना। चलो, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी पृष्ठ के बारे में। सीसी के छठवें संस्करण का जो रिप्रेजेंट था, उसका छठवां संस्करण का कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो हमने आपको बताई। ठीक है, याद रख लेना। अब देखो भाई साहब, कॉलम क्लासिफिकेशन में जोनल सिस्टम की मैं बात कर लेता हूँ। सीसी के जोनल सिस्टम की यदि मैं बात कर लेता हूँ कि जोनल सिस्टम क्या है भाई साहब। जोनल सिस्टम में कुछ नहीं है, ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ज़्यादा चीज़ें आपको याद भी नहीं रखनी, छोटी सी चीज़ें। इसके जोनल जो सिस्टम है सीसी के कितने हैं भाई साहब, 4 जोनल सिस्टम है, ये आपको याद रखना है। कितने, 4 जोनल सिस्टम है, जिसमें पहले का जो नाम है वो है भाई साहब, पहले जोनल सिस्टम का नाम है सामान्य उपागम मुख्य वर्ग। क्या है भाई साहब, मुख्य वर्ग है। और इसकी जो इंग्लिश है आपकी वो क्या है, जनरल एरिया अप्रोच मेन क्लासेज, है ना। दूसरा जो इसका जोनल सिस्टम है भाई साहब वो कौन सा है, तो याद रखना है सामान्य उपागम मुख्य वर्ग। सामान्य उपागम मुख्य वर्ग दोनों ही एक ही हैं, लेकिन थोड़ा अंतर है। इसमें जनरल एरिया अप्रोच मेन क्लासेज है और इसमें जनरल एरिया मेन क्लासेज है, मेन क्लासेज। ठीक है, तीसरा इसका जो जोनल सिस्टम है भाई साहब वो है परंपरागत मुख्य वर्ग। कौन सा है, परंपरागत मुख्य वर्ग है। इसकी जो इंग्लिश होगी आपकी वो प्रॉपर मेन क्लासेज होगी। क्या होगी, एक प्रॉपर मेन क्लासेज होगी। ठीक है, और इसका जो चौथा जोनल सिस्टम है
वो है भाई साहब नवनिर्मित विद्याएं। कौन सी है? नवनिर्मित विद्याएं, नवनिर्मित विद्याएं एवं तकनीक। क्या है? एवं तकनीक है। देखो इसकी जो इंग्लिश बनेगी वो क्या बनेगी? एमर्जिंग। क्या है? एमर्जिंग मेथडो। चलो इसका नाम क्या होता है? एमर्जिंग मेथडोलॉजी, मेथडोलॉजीज एंड टेक्निक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके 4 जोनल होते हैं। ये चारों जोनल आपको याद रखने हैं। और एक चीज और याद रखनी है इसमें, शीशे ज्ञान जगत को हम पॉलीकोटोमी या बहुविभाजन में के आधार पर बांटा गया, ये पहले मैं बता चुका हूँ। ठीक है ना। इसमें मुख्य वर्गों की संख्या अन्य सभी पद्धतियों की अपेक्षा अधिक है। याद रख लेना, सीसी में जो मुख्य वर्गों की संख्या है वो याद रख लेना, एक नोट लिख लेना। नोट क्या लिखना है? कि सीसी में जो मुख्य वर्ग हैं, मुख्य वर्ग हैं, ठीक है, सीसी में जितने भी मुख्य वर्ग हैं वो अन्य सभी पद्धतियों की अपेक्षा, याद रख लेना, अन्य सभी पद्धतियों की अपेक्षा, सभी पद्धतियां जो हैं उनके अधिक है। ठीक है, तो याद रख लेना आप तो कि सीसी में सबसे अधिक क्या है? मुख्य वर्ग है। मुख्य वर्गों की संख्या किसमें है? सीसी में है। और कितने मुख्य वर्गों की संख्या है ये याद रख लेना, तो 42 मुख्य वर्गों की संख्या है सीसी में। कितने? 42 मुख्य वर्ग हैं। ठीक है ना। और डॉक्टर रंगनाथन ने इनको 4 भागों में विभक्त किया और अंक प्रदान किए। अच्छा, इसमें थोड़ा थोड़ा और जान लो। अब इसमें क्या होगा कि सामान्य उपागम वर्ग में हमेशा स्मॉल लेटर का प्रयोग किया जाएगा। ये इतना याद रख लो बस, स्मॉल लेटर का प्रयोग किया जाएगा। और सामान्य उपागम सेकंड में, जॉन सेकंड में हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा? जॉन सेकंड में हमेशा, जॉन सेकंड में हमेशा संख्याओं का प्रयोग किया जाएगा। किसका? संख्याओं का प्रयोग किया जाएगा। ये नोट है ये, ठीक है ना, संख्याओं का प्रयोग किया जाएगा। और तीसरे जोन में हमेशा कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जाएगा। तीसरे जोन में एक कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जाएगा। और चौथे जोन में हमेशा याद रख लेना, जो भी आपने जो वैश्विक अंकन है ना, वैश्विक अंकन जिसको बोलते हैं, उनका प्रयोग किया जाएगा। वैश्विक अंकन का प्रयोग किया जाएगा। कैसे? कोष्टक वाले, जैसे जी है ये कोष्टक है, ठीक है, ए ये कोष्टक है, तो कोष्टक वाले को हमेशा वैश्विक अंकन बोला जाता है। ठीक है, कोष्टक वाले अंकों को हमेशा वैश्विक अंकन बोला जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट जोन में किसका प्रयोग कर रहे हैं हम? स्मॉल लेटर का। सेकंड जोन में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? संख्याओं का प्रयोग। और थर्ड जोन में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? कैपिटल लेटर का। और फोर्थ जोन में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? वैश्विक अंकन का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यह जो सेकंड जोन में हम प्रयोग कर रहे थे संख्याओं का प्रयोग, वो इन संख्याओं को क्या कहा जाता है? इन संख्याओं को एक अरेबिक संख्याएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई साहब? अरेबिक संख्याएं कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है ना। सीसी के जोनल सिस्टम में 4 जोन है, 42 मुख्य वर्ग हैं और ये इस प्रकार के से इनको बांटा गया है। ठीक है, कुछ ज्यादा कहानी याद रखनी नहीं है। अब हम यदि बात करें थोड़ी सी, एक बार और बता देता हूँ, जैसे छोटे अक्षरों में बांटा गया है पहले जोन को, तो छोटे अक्षरों में जैसे ए का मतलब है एक सामान्य भाग में सूची, के का मतलब होता है सामान्य विश्वकोश, एम का मतलब सामान्य सामयिकी। ऐसे ही सेकंड जोन में जो संख्या है, अरेबिक संख्या है, उनका मतलब क्या होता है? जैसे एक का मतलब होता है ज्ञान जगत, 2 का ग्रंथालय विज्ञान। ठीक है ना। ऐसे तीसरे में जोन में कैपिटल लेटर है, कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ए का मतलब क्या होता है? बी का मतलब मैथमेटिक्स होता है। ऐसे ही चौथे जोन में जो वैश्विक अंकन है इनका प्रयोग किया जाएगा। जैसे ए का मतलब ग्रंथ विद्या होती है, पी का मतलब सम्मेलन तकनीक होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। इसकी अलग से एक पीडीएफ भेज दी जाएगी आपको, क्योंकि पीडीएफ में सारा कुछ आपको मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ आपको सिर्फ समझाया जा रहा है कि ये चीज़ें है ना, इन पर आप ध्यान दीजिए, इन टॉपिकों पर आप ध्यान दीजिए। इन
जगहों पर आप ध्यान दो। ठीक है, चलो अगला टॉपिक है आपका 5 मूलभूत श्रेणियां। 5 मूलभूत श्रेणियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं भाई साहब, लेकिन अब एक एक जो मूलभूत श्रेणियां हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, एक एक जो मूलभूत श्रेणियां हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, हम 5 मूलभूत श्रेणियों के बारे में पहले पढ़ चुके हैं भाई साहब। सीसी की, ये सीसी की 5 मूलभूत श्रेणियां क्या है, एक मूलभूत श्रेणियां हैं, इनके बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके हैं? कैसे? जैसे इनका जो प्रयोग किया है डॉक्टर रंगनाथन ने किया है। ठीक है, ये ज़्यादा चीज़ें नहीं है। इनका प्रयोग डॉक्टर रंगनाथन ने किया है। सीसी के 4थे संस्करण में इनका प्रयोग किया गया है। ठीक है, 4थे संस्करण में इसका प्रयोग किया गया है। उसके बाद देखो, इसमें किसी विषय का कोई भी पक्ष जिसे कॉलम क्लासिफिकेशन की संपूर्ण अनुसूची के निर्माण का आधार ये 5 मूलभूत श्रेणियां हैं। ठीक है, अच्छा देखो, जरूरी नहीं है कि सभी में सारी श्रेणियां मौजूद हों और किसी भी विषय में एक अथवा अधिक एकल पक्ष हो सकते हैं। कोई भी विषय है, मान के चलो कोई विषय है, इसमें भाई साहब इसमें क्या होता है, एक से अधिक पक्ष भी हो सकते हैं, एकल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो PMEST में पक्षों को अमूर्त से मूर्त के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। याद रख लेना भाई साहब, ये जो PMEST है आपका, ठीक है, ये जो PMEST है या पक्ष बोलते हैं, पक्ष बोलते, इन पक्षों को हमेशा याद रख लेना है अमूर्त से, है ना, अमूर्त से मूर्त। ठीक है, अमूर्त से मूर्त से के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। किसको? पक्षों को। ये याद रख लेना है बस, इसमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस PMEST जो भी पक्ष हैं, इन पक्षों को हमेशा, जो भी पक्ष होंगे, जितने भी पक्ष होंगे, उनको हमेशा अमूर्त से मूर्त की ओर एक क्रम में व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, अगला देखो, व्यक्तिगत जो पक्ष होता है वो सबसे अधिक मूर्त होता है। याद रख लेना, सबसे अधिक मूर्त कौन सा होता है, सबसे कम मूर्त कौन सा होता है। देखो, हम बात करते हैं इस पी को बोलते हैं व्यक्तिगत पक्ष। कौन सा बोलते हैं इसको भाई साहब? इसको व्यक्तिगत पक्ष बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको हम व्यक्तिगत पक्ष बोला जाता है। लेकिन हमेशा एक चीज याद रख लेना, जो व्यक्तिगत पक्ष होता है वो सबसे अधिक मूर्त होता है। क्या होता है भाई साहब? ये सबसे अधिक मूर्त होगा और सबसे जो कम होगा वो अमूर्त होगा। क्या होगा? अमूर्त होगा। ये याद रख लेना, अच्छा टॉपिक है कि जो अपना व्यक्तिगत जो पक्ष होता है वो सबसे अधिक मूर्त होता है और सबसे कम अमूर्त होता है। उसी प्रकार यदि हम समय की बात करें भाई साहब, किसकी? समय की बात करें, किसकी? इस समय की बात करें, टी की यदि बात करें, तो ये सबसे अधिक जो क्या होगा इसमें? अमूर्त होगा और सबसे कम क्या होगा? मूर्त होगा। तो यहाँ से ही क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है ना? तो ये हमने कंप्लीट प्रोसीजर किया। 5 मूलभूत श्रेणियों के बारे में कुछ जो विशेषताएं थी इनकी, उनके बारे में हमने जाना। ठीक है ना? और कोई पूछे कि मूलभूत श्रेणी के शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो भाई साहब डॉक्टर रंगनाथन ने किया। मैंने ये पहले बता दिया है आपको। ठीक है, चलो अगला देखो, एक है अवशेष विधि। क्या है? एक है अवशेष विधि, याद रख लेना। एक है अवशेष विधि। ये अवशेष विधि क्या है? ठीक है, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ रेजिड्यू। क्या बोला जाता है? मेथड ऑफ रेजिड्यू, है ना? रेजिड्यू। अच्छा, क्या है ये अवशेष विधि? देखो,
अवशेष विधि का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचानना काफी कठिन कार्य होता है। कोई व्यक्ति है, उसको व्यक्तित्व पहचानना काफी कठिन कार्य होता है। ठीक उसी तरह किसी भी विषय में व्यक्तिगत पक्ष को पहचानना सबसे कठिन होता है। देखो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचानना, जैसे किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत पहचानना कठिन होता है, ऐसे ही किसी विषय, कोई विषय है, इस विषय में पक्ष को पहचानना, ठीक है, व्यक्तिगत पक्ष को पहचानना सबसे कठिन है। जबकि जो अपना टाइम होता है ना पहचानना, जबकि जो अन्य पक्ष होता है उसको पहचानना आसान होता है। ठीक है, एक व्यक्तिगत पक्ष ही ऐसा होता है, या फिर एक विषयी पक्ष एक ऐसा होता है, व्यक्तिगत पक्ष, जो सबसे इसको पहचानना सबसे कठिन होता है। क्या होता है? सबसे कठिन होता है। ठीक है, तो इससे ठीक है, अपेक्षाकृत आसान होता है। किसी भी विषय में व्यक्तिगत श्रेणी को पहचानना अत्यंत कठिन है। क्यों कठिन है? देखो, व्यक्तिगत को पहचानना अत्यंत कठिन क्यों है? क्योंकि विषयों का व्यक्तिगत पक्ष मनुष्य के व्यक्तिगत की भांति अनेक अवयवों तथा गुणों का एक समुच्चय होता है। ठीक है, क्योंकि विषयों का जो व्यक्तिगत पक्ष होता है ना, वो मनुष्य के व्यक्तिगत ही भांति अनेक अवयवों तथा गुणों का समुच्चय होता है। कोई भी विषय है तो उसमें भी कोई कुछ ना कुछ गुण होंगे ना, अच्छे गुण होंगे, तो उन गुणों को पहचानना बहुत टिपिकल होती है कि कौन सी विषय की बुक आपको सबसे अच्छी रहेगी, तो हम उनको गुणों के अनुसार ही तो उन बुकों को लेते हैं अपने पास, है ना। ठीक है, गुणों के अनुसार ही हम बुकों को अपनी ओर लेते हैं कि ये बुक अच्छी है भाई साहब, इसमें अच्छे गुण हैं। ठीक है ना, तो इसलिए डॉक्टर रंगनाथन ने किसी विषय में, कोई भी विषय है उसमें पक्षों की पहचान के लिए क्रमानुसार, ठीक है ना, तो विषयों का भी एक गुण होता है, उनमें भी विषयों में भी गुण होते हैं, अवगुण होते हैं, जैसे व्यक्ति में होते हैं। इसलिए डॉक्टर रंगनाथन ने किसी विषय में पक्षों की पहचान के लिए क्रमानुसार जो भी काल पक्ष है, ठीक है, देश पक्ष है, देश क्या है? एक स्थान है, स्पेस है, ऊर्जा क्या है? एनर्जी है, पदार्थ क्या है? मैटर है, तथा सबसे अंत में हमेशा व्यक्तिगत पक्ष को पहचानने की विधि बताई है, जिसे अवशेष विधि कहते हैं। तो अवशेष विधि किसको बोला जाता है भाई साहब? अवशेष विधि हमेशा व्यक्तिगत पक्ष को, व्यक्तिगत विषय को बोला जाता है ना, व्यक्तिगत विषय को बोला जाता है। कोई पूछे कि भैया अवशेष विधि किसको कहा जाता है, तो व्यक्तिगत विषय को हमेशा एक जो अवशेष विधि है उसको कहा जाता है। अवशेष विधि किसको कहा जाता है? व्यक्तिगत पक्ष को या फिर व्यक्तिगत विषय को। ठीक है, तथा इस विधि के अनुसार किसी भी विषय से कोई भी काल है, स्थान है, देश है, ऊर्जा है, पदार्थ है, श्रेणियों को अलग कर देने से, ठीक है, याद रख लेना, जो भी अपना टाइम है, एनर्जी है, मैटर है, ठीक है ना, टाइम है, इनसे जो भी कुछ अलग रहता है, जो भी शेष बचता है, वही क्या है? एक व्यक्तिगत है, पर्सनैलिटीज है। व्यक्तिगत क्या है? तो व्यक्तिगत क्या है? व्यक्तिगत सबसे अंत में बचता है, सबसे अंत में बचता है, अंत में बचता है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे, इसका अवलोकन करना सबसे कठिन प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलो अब देखो, सीसी के जो 6वें संस्करण के रिप्रिंट में क्या हुआ? समय के लिए हमने किस चिन्ह का प्रयोग कर रहे थे? वहां पहले डॉट का। जब सीसी का 6वां संस्करण हुआ, रिप्रेजेंट 1963, सीसी का जो 6वां संस्करण था, ठीक है ना, रिप्रेजेंट,
ठीक है, इसमें ही तो क्या हुआ, डॉट के स्थान पर, किसके स्थान पर, इस डॉट के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया गया समय के लिए। ठीक है ना, तो यही इसमें एक परिवर्तन है और कुछ नहीं है, सभी के लिए ये। ठीक है ना, तो व्यक्तिगत के लिए हमेशा कॉमा का प्रयोग करेंगे, पदार्थ के लिए अर्धबिंदु का, ऊर्जा के लिए द्विबिंदु का, देश या स्पेस के लिए बिंदु का, और समय के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तो ये 6वें संस्करण में बताया गया था। ठीक है, ओके। चलो अगला जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे व्यक्तिगत पक्ष, क्योंकि व्यक्तिगत पक्ष ही सबसे टिपिकल है। तो व्यक्तिगत पक्ष में क्या क्या चीज आती है, देखो, है ना, व्यक्तिगत जो पक्ष होता है इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ नाम आता है और कुछ नहीं आता। व्यक्तिगत पक्ष में क्या होता है कि इसमें क्या क्या चीज आती है ये देखते हैं। देखो, व्यक्तिगत पक्ष की पहचान करने के लिए डॉक्टर रंगनाथन ने क्या किया भाई साहब, अवशेष विधि का प्रतिपादन किया, और इस विधि के अनुसार किसी भी विषय से काल है, देश है, ऊर्जा है, पदार्थ है, श्रेणियों को अलग कर देने से जो कुछ शेष रहता है वही क्या है, व्यक्तिगत पक्ष है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। इस श्रेणी का जो योजक चिन्ह होता है वो क्या होता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। क्या रहता है भाई साहब, कॉमा, क्या रहता है, कॉमा। ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा तो समय का है। उसके बाद देखो, ये तो पढ़ लिया हमने व्यक्तिगत पक्ष कि व्यक्तिगत पक्ष की पहचान कैसे करेंगे। तो जो भी काल है, समय है, एनर्जी है, ऊर्जा है, मैटर है, इनसे जो भी बचता है, इनसे जो भी शेष रहता है, इन सबसे अलग वो व्यक्तिगत पक्ष बनता है। उसी प्रकार हम पढ़ते हैं पदार्थ, मैटर, फिजिक, कि मैटर क्या होता है, मैटर कोई पदार्थ होता है। ठीक है ना, अब पदार्थ कब बचेगा भाई साहब, ये जो पदार्थ पक्ष है ये, इसको हम कैसे बचाएंगे, ठीक है, ये किसके बाद बचेगा, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इस श्रेणी में किसी वस्तु, कोई वस्तु है, ठीक है, या पदार्थ है आदि की अभिव्यक्ति होती है, याद रख लेना। मैं बात कर लेता हूँ पदार्थ पक्ष की, है ना। अब पदार्थ पक्ष क्या होता है, देखो, इसको पहचानना किसी विषय में कठिन नहीं है। पदार्थ श्रेणी का संयोजी चिन्ह जो होता है, अच्छा, पदार्थ श्रेणी का संयोजी चिन्ह क्या होता है, यही तो होता था, है, कॉलन। पदार्थ श्रेणी सभी मुख्य वर्गों में न होकर के, पदार्थ जो श्रेणी होती है वो सभी मुख्य वर्गों में न होकर के कुछ खास मुख्य वर्गों में उपस्थित होती है। ठीक है, कुछ खास मुख्य वर्गों में भी तो इकट्ठी होती है ये भाई साहब। ठीक है, तो पदार्थ की यदि मैं बात करूं, पदार्थ का चिन्ह है कौन सा, कोलन। ठीक है ना, सबसे पहले ये देखो PMEST। ठीक है, अब इनके चिन्ह भी देख लो, ये कॉमा है, ये कॉलन है, ये सेमी कॉलन है, ये डॉट है, और ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है। ठीक है, ये इनके चिन्ह याद रख लेना, इन तीनों सबको याद रख लेना एक बार। चलो इसको ढंग से बता देता हूँ। देखो भाई साहब, ये जो PMEC है, मूल पक्ष है ना, क्या है, मूल श्रेणियां, PMEST, इनको कैसे, इनके चिन्हों को कैसे याद रख सकते हैं आप, देखो, ये क्या है, कॉमा, ये क्या है, कॉलन, और ये क्या है, सेमी कॉलन, और ये क्या है भाई साहब, ये डॉट है, और ये क्या है, एन के लिए ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ऐसे इनको एक बार याद रख लेना, ठीक है ना, जिससे कि कभी भी जब हम पक्ष परिसूत्र बनाएंगे, फिशेट फॉर्मूला बनाएंगे आगे, जब एक फिशेट फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे, फिशेट फॉर्मूला जब भी हम बनाएंगे ना, तब ये काम आएंगे। ठीक है, ये जितने भी मूल श्रेणियां हैं ये काम आएंगी। ठीक है ना, चलो अब देखो, जो अपना जो पदार्थ मैटर था, इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे स्वर्ण मुद्रा है, मान के चलो ये क्या है भाई साहब,
इसको बोल देता हूँ मैं स्वर्ण मुद्रा। क्या बोल देता हूँ? ये क्या है? ये स्वर्ण मुद्रा है, ठीक है ना। अब देखो भाई साहब, एक किसके लिए प्रयोग हुआ है? ये एक मुद्रा के लिए प्रयोग हुआ है। किसके लिए? मुद्रा के लिए प्रयोग। अब हम मैटर की बात कर रहे हैं। मैटर क्या है? मैटर क्या है? सोना है, चांदी है, या फिर और कुछ है, निकल है, या और भी पदार्थ है। तो मैटर हम पदार्थ में क्या लगाएंगे भाई साहब? क्या लगाएंगे? सेमीकोलन, ठीक है, यही तो लगाएंगे। अब सेमीकोलन लगाएंगे तो सेमीकोलन से पहले क्या है आपकी? स्वर्ण है। स्वर्ण, स्वर्ण कौन सा है? स्वर्ण। स्वर्ण के लिए क्या प्रस्तुत कर रहे हैं हम? X61, ठीक है, ये याद रखना। तो X61 तो स्वर्ण के लिए है, और जो एक है ये मुद्रा के लिए है, ठीक है। और क्या मैटर था? ये बीच में चिन्ह आ गया, उसका बीच में क्या आ गया? चिन्ह आ गया, ठीक है। चलो अगला देखो, ऊर्जा पक्ष, एनर्जी फिशिट। एनर्जी फिशिट क्या होगा? अब एनर्जी फिशिट कब बचेगा? इस श्रेणी में एनर्जी फिशिट की यदि मैं बात कर लेता हूँ भाई साहब, एनर्जी फिशिट की यदि मैं बात कर लेता हूँ कि एनर्जी फिशिट क्या है, देखो, इस श्रेणी में किसी भी विषय में किसी क्रिया, कार्य, रचना आदि की अभिव्यक्ति होती है। भाई कोई भी एनर्जी जब हम प्राप्त करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे? जब कोई भी एनर्जी किसी कार्य में लगेगी, या हम कोई क्रिया करेंगे तब एनर्जी हमारी लगेगी, या कोई कार्य करेंगे तब एनर्जी लगेगी, जब किसी चीज़ की हम रचना करेंगे तब हमारी एनर्जी, मतलब कोई भी हम यदि एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमारी वहाँ पर क्या हो रही है? एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी किसी भी हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर क्या होगा? वो एनर्जी ही बचेगी, ठीक है ना। तो इस श्रेणी में श्रम का आभास होता है। भाई श्रम का आभास तो होगा ही, क्योंकि हम कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, तभी तो हमारी एनर्जी क्या हो रही है? गायब हो रही है, या एनर्जी कुछ लग रही है, ठीक है। तभी जब हम कुछ काम करेंगे तभी तो एनर्जी लगेगी। तो ऊर्जा श्रेणी को पहचानना अथवा निश्चित करने में सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस श्रेणी का जो संयोजी चिन्ह होता है भाई साहब, ये है ऊर्जा। ये क्या है? ऊर्जा। अच्छा, PMEST, एनर्जी। एनर्जी के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे भाई साहब? बताओ। एनर्जी के लिए हमेशा भाई साहब, सॉरी है ना, ये सेमी कोलन है और ये है कोलन, ठीक है, बस यही अंतर था, याद रख लेना। तो कोलन का प्रयोग करेंगे एनर्जी के लिए। अब एनर्जी किसी भी प्रकार की होती है, जैसे देखो, एक सर्कुलेशन, सर्विस एंड लाइब्रेरी, ठीक है। तो एक वृत्ताकार में एक सेवा की गई लाइब्रेरी की, तो लाइब्रेरी की हमने सेवा की किस रूप में की? एक वृत्ताकार रूप में। किसके रूप में? एक वृत्ताकार रूप में। जब भी हम किसी की सेवा करेंगे, एक चीज सोचो, जब भी हम सेवा करेंगे किसी की, तो उसमें क्या होगा? एनर्जी तो लगेगी ही ना। क्या लगेगी? एनर्जी तो खर्च होगी आपकी, तो वही एनर्जी है, ठीक है। चलो, देश पक्ष है, स्पेस फिशिट है। अच्छा, ये देश है। अब देश क्या है भाई साहब? स्थान ही तो है। स्थान का नाम ही तो है देश, कि कौन से स्थान पर है, तो सब उस देश में है, या कौन से गांव में है, उस गांव में है, ठीक है। तो वो स्थान का ही आपको प्रक्रिया दे रही है। अब स्थान कैसा भी हो सकता है आपका, स्थान किसी भी प्रकार का हो सकता है। स्थान बोल रहा हूँ तो मैं स्पेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। स्थान की बोल रहा हूँ तो इस स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो स्पेस किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि महाद्वीप है, महाद्वीप भी हो सकता है, देश भी हो सकता है ना, कोई प्रदेश भी हो सकता है, कोई पहाड़ भी हो सकता है, कोई नदी भी हो सकती है ना। तो इसका जो योजक चिन्ह है इस स्थान का क्या है बताओ? डॉट। क्या है? डॉट, ठीक है। चलो, अब देखो, कॉलन क्लासिफिकेशन में इस स्थान का जो प्रयोग किया गया है, देखो सीसी में स्थान का जो प्रयोग किया गया है, इस स्थान का जो प्रयोग किया गया है वो कहाँ पर किया गया है, ये याद रख लेना, ठीक है।
कहाँ पर किया गया है, मतलब किस चैप्टर में किया गया है और कौन सी पृष्ठ संख्या है, ये आपको याद रखनी है। देखो यदि मैं इस स्थान की बात कर लेता हूँ, चैप्टर तो बोल देता हूँ 4, है ना। चैप्टर कौन सा है भाई साहब, 4। और पृष्ठ संख्या की बात करूँ तो 2.8 से लेकर के 2.17, ठीक है। ये पृष्ठ संख्या है, क्या है, एक पृष्ठ संख्या है, इनका उल्लेख किया गया है। और इसके उपयोग में सरलता के लिए बड़ी क्रम में व्यवस्थित ज्योग्राफिकल इंडेक्स पृष्ठ संख्या। अच्छा, यदि बड़ी क्रम की बात करूं, इसकी बड़ी क्रम की यदि मैं बात करूं तो इसकी पृष्ठ संख्या की यदि मैं बात कर लेता हूं तो 2.18 से लेकर के 2.25, ये याद रख लेना भाई साहब, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ, ठीक है ना। चलो अब देखो, कुछ स्थान है, ठीक है ना, कुछ स्पेस है, कुछ महाद्वीप है, ठीक है। मैं महाद्वीप भी बोल देता हूँ, मैंने पहले भी बता दिया, जो स्थान होगा, जो स्पेस होगा, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे महाद्वीप भी हो सकता है, वो देश भी हो सकता है, वो प्रदेश भी हो सकता है, पहाड़ भी हो सकता है, ठीक है। अब इनके कुछ प्रतीक चिन्ह हैं स्पेस के, वो प्रतीक चिन्ह आपको याद रखने हैं कि इस प्रतीक चिन्ह का ये नाम है, ठीक है ना। ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा जो ये जो स्पेस है, ठीक है ना, मान के चलो 1 स्पेस किसका प्रतीक है, 2 स्पेस किसका प्रतीक है, 3 स्पेस किसका प्रतीक है, 4 स्पेस किसका प्रतीक है, 44 स्पेस किसका प्रतीक है। जैसे कि मान के चलो ये एक स्पेस है, ये किसका प्रतीक है भाई साहब बताओ, ये वर्ल्ड का प्रतीक है, किसका, वर्ल्ड का प्रतीक है। ये कुछ स्पेस दे रखे हैं, ठीक है ना, तो ये जो 1 स्पेस है ये किसका प्रतीक है, वर्ल्ड का है, ठीक है ना। ये 2 स्पेस है, ये किसका है बताओ, मदर कंट्री का, किसका, मदर कंट्री का है भाई साहब। ये जो 3 स्पेस है, ये 3 स्पेस है, ये किसका प्रतीक है, ये भाई साहब फेवरेट कंट्री का, किसका है, फेवरेट कंट्री का है, ठीक है। ये जो 4 स्पेस है, मतलब 44 जो स्पेस है, ये किसका प्रतीक चिन्ह है, ये भाई साहब इंडिया का, किसका, इंडिया का 44। 4 तो आपका एशिया का है, 4 जो है वो एशिया का है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं और उनके आगे उनका नाम दे रखा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है भाई साहब, ठीक है। इनकी मैं एक पीडीएफ बनाकर आपको भेज दूंगा, टोटल बहुत है, ये सारे बहुत सारे हैं, ठीक है। चल अब देखो, कुछ स्पेस थे जिनको बाद में एनेक्सुअर द्वारा रिप्लेस किया गया, मतलब उनका और कुछ प्रतीक चिन्ह दे दिया गया है, तो वही है सारी चीज़, लेकिन उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं वो बदल दिए गए। अब वो कौन कौन से ऐसे जो प्रतीक चिन्ह थे जो बाद में एनेक्सुअर द्वारा रिप्लेस किए गए थे, वो कौन कौन से स्पेस हैं आपके, ठीक है ना, कौन कौन से चिन्ह हैं या कौन कौन सी संख्याएं हैं, ठीक है, वो आपको याद रखनी है। अब देखो भाई साहब, वो कौन कौन से स्पेस थे जिनके प्रतीक चिन्ह बदल दिए गए, किसके द्वारा, एनेक्सुअर द्वारा। देखो 1 का मतलब क्या होता है, जियो स्पेयर, है ना, जियो स्पेयर। एक चीज मैं मान देता हूँ, इसको किसके द्वारा बदला गया, बाद में इनका रिप्लेस किया गया है, ठीक है, एनेक्सुअर के द्वारा, ये याद रख लेना, ये है एनेक्सुअर। इस एनेक्सुअर के द्वारा रिप्लेस किया गया है, क्या किया गया, रिप्लेस किया गया। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या रख दिया गया, इस वन का रख दिया ए, है मतलब वही जियो स्फीयर है, ठीक है ना। ऐसे में लिख देता हूँ 124। इसका पहले था फॉरेस्ट, है ना, फॉरेस्ट था 124 का, और अब इसका जो रिप्लेस किया गया था वो क्या रख दिया, एफ, ठीक है। फॉरेस्ट का फॉरेस्ट कर दिया रिप्लेस के बाद, ठीक है ना। वो एनेक्सुअर के बाद ही, सबका एनेक्सुअर के बाद ही किया गया, ठीक, याद रखेंगे। फिर है 137,
इसको रिप्लेस के बाद क्या किया गया, अच्छा 137 था डेल्टा, इसको रिप्लेस कर दिया गया और इसको क्या नाम दे दिया गया था A5, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई साहब 14 को क्या बोलते हैं, आइसलैंड, और इसको फिर रिप्लेस किया गया था एनेक्सुअर के द्वारा। क्या प्रतीक चिन्ह दिया गया था इसका, बताओ, इसका क्या प्रतीक चिन्ह दिया गया था आइसलैंड का? शायद मेरे हिसाब से इस आइसलैंड का कोई भी प्रतीक चिन्ह नहीं दिया गया था, यही प्रतीक चिन्ह था इसका, तो इसका प्रतीक चिन्ह मैं लिख सकता हूँ 14, ठीक है। तो यही एक आइसलैंड ऐसा था जिसका प्रतीक चिन्ह सिर्फ 14 था एनेक्सुअर के बाद, है ना। एनेक्सुअर के बाद उसके बाद क्या है भाई साहब 16 को बोलते हैं वैली, है ना, वैली। इसका जो प्रतीक चिन्ह दिया गया है 16 का वैली का, वो दिया गया जीवन, क्या, जीवन, ठीक है। उसके बाद 2 है, 2 को बोलते हैं माउंटेन, क्या बोला जाता है, माउंटेन बोला जाता है। इसको फिर रिप्लेस किया गया था 2 को, और इसका माउंटेन का नाम रख दिया G7, क्या नाम रख दिया, G7, ठीक है। उसके बाद फिर आता है भाई साहब 3 सिटी, अच्छा 3 सिटी, इसका नाम सिटी टाउन है ना, और 3 नाम था इसका। अच्छा 5 हाइड्रोस्फीयर, जो 5 जो था ये हाइड्रोस्फीयर था, ये कुछ स्पेस है, इनका नाम, इनका प्रतीक चिन्ह 5 ही था। और 54 लेक, अच्छा 54 लेक था, तो इसका नाम कर दिया गया था रिप्लेस करके क्या, P6, ठीक है। उसके बाद 6 था रिवर, क्या था, एक रिवर था, और इसका रिप्लेस जो नाम किया गया था वो किया गया था P। तो हमेशा याद रख लेना, रिप्लेस करते हुए एनेक्सुअर के द्वारा जो रिप्लेस किए गए थे वो कौन कौन से किए गए थे, उन पर मैं निशान लगा दे रहा हूँ। एक तो ये था जियोस्फीयर था, जिसका नाम पहले 1 था, अब A हो गया, ठीक है। फॉरेस्ट आता है, पहले 124 था, अब F हो गया। 137 जो था ये डेल्टा था पहले, अब E5 हो गया। 14 आइसलैंड था, ये भाई साहब आइसलैंड 14 ही रहेगा। 16 वैली था जो G1 कर दिया। 2 माउंटेन था जो G7 कर दिया, तो वैली और माउंटेन, ठीक है, याद रखने हैं 16 और 2, ठीक है, ये याद रखना है महत्वपूर्ण, ये तो अपने आप याद रहेगा G1 G7, ठीक है, G1 G7। उसके बाद क्या होगा अपना, क्या है 3, ये 3 क्या है, हाइड्रो, ये जो 3 है वो क्या है, ये सिटी टाउन है, जो कि 3 का 3 ही रहा। 5 हाइड्रोस्फीयर था, जो 5 का 5 ही रहा। अब देखो जो ये लेक है, लेक पहले 54 था, अब कितना हो गया P6 लेक, और फिर आ गया रिवर, पहले 6 था और अब क्या हो गया P1, तो P6 P1 हमेशा P, ये जो P है ये क्या है, लेक और रिवर है। P में हमेशा लेक और रिवर रहेंगे, G में ये जो G है G, इसमें वैली और माउंटेन रहेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी जो बाद में एनेक्सुअर के द्वारा रिप्लेस किया गया था इनको, ये कुछ स्पेस थे, ठीक है, तो ध्यान रखना है इनको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे और इम्पोर्टेंट थे, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है भैया। चलो अब देखो, यार भाई साहब जल्दी कर। अब देखो भाई साहब, जैसे किसी भी विशिष्ट एकल को उपयुक्त वर्गांक के लिए एक वर्णक्रम विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें उस व्यक्तिगत एकल के नाम का पहला अंग्रेजी अक्षर जो होता है वो जोड़ा जाता है। जैसे यमुना नदी है, देखो भाई साहब क्या है, ये क्या है, एक यमुना नदी है, क्या है, यमुना नदी। अब रिवर का जो प्रतीक चिन्ह था आपका कौन सा था, ये P1 था, क्या था P1, ठीक है। रिवर का प्रतीक चिन्ह क्या था P1। यमुना नदी है, यमुना नदी का प्रतीक चिन्ह क्या होगा, और तो Y P1। ऐसे हम गंगा नदी की बात कर लेते हैं,
तो गंगा नदी की बात करूँ तो गंगा नदी का जो प्रतीक चिन्ह है नदी का तो P1 है, और गंगा क्या है G1। ठीक है, तो इस प्रकार से उसी प्रकार हम काल पक्ष की बात कर लेते हैं कि काल पक्ष के बारे में कैसे करेगा। देखो जैसे स्पेस जो पक्ष था आपका, है ना, स्पेस पक्ष जो था वो किस पृष्ठ में था, किस चैप्टर में था, है ना। उसी प्रकार जो टाइम पीरियड है आपका, ठीक है, यह काल पक्ष है, ये किस चैप्टर में है, टाइम पीरियड, है ना। टाइम पीरियड की यदि मैं बात कर लेता हूँ तो चैप्टर 3 में है ये, किसमें, चैप्टर 3 में है। और पृष्ठ संख्या की यदि मैं बात कर लेता हूँ और भाग 2 की बात कर लेता हूँ, ये भाग 2 में है। पृष्ठ संख्या जो है इसकी वो कितनी है भाई साहब, वो है 2.7। कितनी है, 2.7। 2.7 क्या है भाई साहब, ये पृष्ठ संख्या है इसकी, ठीक है ना। चलो, तो वर्गांक बनाते समय किसी भी विषय में नियत समय को निर्देशित सारणी से अंकन लेकर, कोई निर्देशित सारणी होती है, इस निर्देशित सारणी से अंकन लेकर गए एक संयोजित चेन सिंगल इन्वर्टेड कोमा द्वारा जोड़ा जाता है काल टाइम आइसोलेट, है ना। टाइम आइसोलेट को किससे जोड़ा जाता है भाई साहब बताओ, टाइम आइसोलेट को किससे जोड़ा जाता है, संयोजित चिन्ह होता है एक सिंगल इन्वर्टेड, इससे जोड़ा जाता है ना। चलो देखो कुछ टाइम आइसोलेट हैं। अब वो टाइम आइसोलेट कौन कौन से हैं, पेज संख्या 2.7 पर दे रखा है। तो हमेशा आपको इतना याद रखना है कि जो टाइम आइसोलेट है वो कितने हैं, 31 आइसोलेट है। कितने, 31 आइसोलेट हैं। और जो फीचर टाइम की यदि मैं बात करूं तो 32वां आइसोलेट की बात करूंगा, है ना। 32वां आइसोलेट की बात करूंगा T2 की, है ना। T2 में कितने हैं, 32 आइसोलेट है। जबकि T1 की यदि मैं बात करूं तो इसमें कितने आइसोलेट हैं, 31 आइसोलेट हैं। कितने, 31 आइसोलेट। देखो जो टाइम आइसोलेट है ना आपके, टाइम पीरियड की यदि मैं बात कर लेता हूँ, इसमें आइसोलेट की यदि मैं बात करूँ, किसकी, आइसोलेट की, तो ये आइसोलेट कितने हैं टोटल, 31 आइसोलेट है, किसमें, टी में। ऐसे ही यदि मैं 32 आइसोलेट की यदि मैं बात करूँ तो ये किसमें है, ये T2 में है। किसमें, ये T2 में है, किसमें, T2 में। T2 सारणी, ये T1 सारणी है, इसमें 31 आइसोलेट हैं। और T2 सारणी में कितने आइसोलेट हैं भाई साहब, इसमें 32 आइसोलेट है, ठीक है। अब वो 32 आइसोलेट किस किस प्रकार है, यदि मैं T31 आइसोलेट की यदि मैं बात करूं तो ये किस किस कौन कौन से हैं, देखो इनका यदि मैं वर्णन करूं, ठीक है ना, तो इस प्रकार से कर सकता हूं। ये याद रखना है आपको, क्योंकि ये यहाँ से कुछ चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो इनको हमको याद कैसे करना है वो देखना है, ठीक है। देखो यहाँ से शुरू होगा ए से, ठीक है, ए से शुरू होकर के और ये कहाँ तक आइसोलेट जाएंगे आपके, ये वाई सी तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, वाई सी तक जाएंगे, ठीक है। अब वो कैसे जाएंगे, देखो पहले आइसोलेट की मैं बात करूं ए की, पहला कौन सा आइसोलेट है, ए, इसको बोलेंगे हमेशा B4 99 BC, ठीक है। क्या बोलेंगे, ए को 99 BC, मतलब पहले। उसके बाद में ए के बाद ए अपने कितने हैं, उसके बाद ए की बात करता हूँ तो A1 A2 A3 A4 और A5। ये ए जो है वो कितने हैं भाई साहब, A5 तक है। कितने हैं, A5 तक। ए तो अलग है, ए के बाद कितने हैं, इसके कितने चिन्ह हैं, 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब इनका मतलब क्या है, देखो A1 का जो मतलब है वो है ईओजोई। क्या है, ईओजोई, ठीक है। A2 का मतलब क्या है भाई साहब, पालाकोजोइक। क्या है, पालाकोजोइक,
ठीक है। A3 का मतलब क्या है भाई साहब? A3 का मतलब है मेसोजोइक। क्या है? मेसोजोइक। ठीक है। A4 का मतलब क्या होता है? कैनोजोइक। A4 का मतलब कैनोजोइक है। और A5 का मतलब क्या है भाई साहब? A5 का मतलब क्वार्टर, है ना, क्वार्टर। ठीक। तो ए का मतलब तो B499 हमेशा ए में जो सिंपल ए आएगा, कैपिटल ए आएगा, उसमें सिर्फ 99 BC से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, टाइम आइसोलेट को। और A1 जो होगा उसको एओजोइक, A2 होगा उसको पाल, A3 उसका में, A4 आएगा उसका कॉमन, और A5 जो आएगा उसका क्वार्टर। ठीक है। तो यहाँ तक इसको इस प्रकार से वर्गीकरण किया गया। अब देखो यहाँ से आगे शुरू होता है प्रक्रिया। B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X। ठीक है। X के बाद भाई साहब 3 और हैं, बाई ए, बाई बी और बाई सी। ठीक है। ये इसमें आइसोलेट हैं टोटल। ठीक है। और यहीं तक ये आइसोलेट है। याद रख लेना, क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि 31 आइसोलेट में शामिल है या नहीं है। 31 आइसोलेट में कौन कौन से आपके टाइम आइसोलेट शामिल हैं, ये पूछ लिया जाता है। या T1 जो सारणी में है आइसोलेट कौन से हैं, जैसे A दे देगा, A1 दे देगा, है ना, X दे देगा, या फिर Z दे देगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ठीक है, टाइम आइसोलेट T1 सारणी में आइसोलेट शामिल नहीं है, शामिल नहीं है, तो आपके ऑप्शन रहेंगे ए में रहेगा A, बी में रहेगा भाई साहब A1, सी में रहेगा भाई साहब X, और डी में रहेगा भाई साहब क्या, डी ऑप्शन में क्या रहेगा? डी ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो इसमें Z। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है, कौन सा आइसोलेट शामिल नहीं है भाई साहब? तो Z आइसोलेट शामिल नहीं है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? Z है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से। और सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि A1 का मतलब क्या होता है, A1 आइसोलेट का मतलब क्या होता है, A2 आइसोलेट का मतलब क्या होता है, A3 आइसोलेट का मतलब क्या होता है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है। चलो अब B का मतलब क्या होता है, देखो B है 99 टू 1000 BC। ठीक है। उसके बाद C का मतलब क्या होता है, देखो C का मतलब होता है 99 टू 1 BC। अच्छा D का मतलब क्या होता है भाई साहब? 1 से लेके 99 1 से लेके 1 BC। E का मतलब क्या होता है? E का मतलब E से शुरू होता है अक्सर काम 1000 से। हमेशा एक चीज आपको याद रखना है कि E आइसोलेट से शुरू होता है अपना 1000। ये आपको ध्यान रखना है बस कि 1000 कहाँ से शुरू होता है। तो आपको इतना याद रखना है 1000 से शुरू होता है, ये याद रखना है। ठीक है ना। जो E है वो 1000 से शुरू होता है। E आइसोलेट जो है ना वो 1000 से शुरू होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें। ठीक है ना। E जो है वो 1000 से शुरू होता है। थोड़ी लैंग्वेज मेरी एक अपने एरिया की सी पड़ जाती है। ठीक है ना। तो E जो आइसोलेट है वो 1000 से शुरू होता है, ये महत्वपूर्ण है। ये स्टार है, स्टार। ठीक है। ये E क्या है?
यहाँ लिख देता हूँ ई। ई क्या है, ये स्टार है, ठीक है। तो ई से हमेशा जो शुरू होगा वो 1000 से शुरू होता है, ई से, ठीक है ना। जब भी मैं इन आइसोलेट की बात करूंगा या जब भी हम कोई भी पक्ष परिसूत्र बनाएंगे, ठीक है ना, जो भी हम पक्ष फॉर्मूला बनाएंगे तो उसमें ये काम आएगा, ठीक है। कैसे काम है, अब देखो ई कहाँ से शुरू होता है, 1000, तो 1000 से लेके 9, है ना, 1000 से लेके 1099, ठीक है। और हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि 1000 से शुरू हुआ है ई, फिर एफ किससे शुरू होगा, देखो ये 1200 से, जी किससे शुरू होगा 1300 से, एच किससे होगा 1400 से, ऐसे 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 ये कहाँ तक शुरू है भाई साहब, ये 3100 तक, कितना 22 कहाँ तक है 3100, और 3100 के आगे जब भी हम करेंगे तो 3199, या फिर 13 से होगा तो 1399। मतलब मैं बात करूं तो जैसे 1000 है और ये क्या है 1099। अब इसके बीच में कोई भी अक्षर आ सकता है, जैसे 1089 है, ठीक है। इसका आइसोलेट कैसे बनेगा, है ना, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा वो आगे बताएंगे। पर आप तो इतना सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है कि जो 1000 जो शुरू होता है वो ई से शुरू होता है, ठीक है, ये याद रखने की बात है। ये जो शुरू के हैं वो तो आपको ध्यान रह ही जाएंगे कि बी का मतलब 999, 99, 1000 BC, सी का मतलब 999, 1 BC, और फिर डी का मतलब 1 से 1 BC, ठीक है ना। कैसे शुरू याद रख सकते हैं इसको, अच्छा बी को कैसे याद रखेगा 4 और 3, सी को कैसे याद रखेगा 3 और 1, डी को कैसे याद रखेगा 1 और 3, ऐसे तो याद रखेगा, है ऐसे याद रखेगा। फिर ई से शुरू जो होता है 1000 से शुरू होता है, ठीक है, ये याद रखेगा। बी में कितने हैं 4, देखो बी में कितने हैं 4, 3 इसमें है, ठीक है। ऐसे सी की यदि मैं बात कर लेता हूँ तो 3, देखो इसमें 3 है, इसमें क्या है 1 है 1 BC, ठीक है। डी में देखो इसमें 1 है, डी में 1 है, इसमें क्या है 999 है, क्या है ये 999 है, ठीक है, 1 3। सी की जब मैं बात करूंगा, ई की यदि मैं बात करूंगा तो 1000 और 1099, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको हम याद रख सकते हैं, बी को 4 3, सी को 3 1 और डी को 1 3, ठीक है, ओके। ई से फिर अपने आप ही आपका 1000 शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास जो है आपकी यहाँ कंप्लीट होती है, और यहाँ तक जितने भी आपके मूल श्रेणियाँ थी, ठीक है, वो आपको मैंने समझा दी है। इनको एक बार और आप वीडियो में देख करके याद रख सकते हैं, और ये आपकी फेसेट फॉर्मूले में काम आएंगे, ठीक है भैया। चलो नमस्कार, थैंक यू।